अगर आपने 2005 में आई किंग कॉन्ग मूवी देखी है तो आप इस दैत्याकार जानवर को जरूर जानते होंगे जिसे वीरेक्स के नाम से जाना जाता है। वीरेक्स स्कल आइलैंड में पाए जाने वाले थेरोपोड डायनासोर की बड़ी प्रजाति की जीव थी जिसके आक्रामकता के सामने किसी भी जीवों की नहीं चलती थी। ये अपने आसपास पाए जाने वाले सभी जीवों को अपना शिकार बना लिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि वास्टाटासोरस टीरेक्स की ही डेवलप स्पीसीज थी, पर अगर ये काल्पनिक जीव की लड़ाई सचमुच में अगर सबसे खतरनाक डायनासोर की प्रजाति टीरेक्स या किसी भी कार्निवोरस जीव से होता तो उस लड़ाई में क्या टीरेक्स या कोई अन्य जानवर वीरेक्स को मात दे पाता? पर आज के इस वीडियो में हम वीरेक्स और टीरेक्स की तुलना करने जा रहे हैं, जिसके एक तरफ है टीरेक्स जिसकी लंबाई 40 फीट, ऊंचाई 20 फीट और वजन 6 से 8 टन तक हुआ करता था, जो अपने शिकार को 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा कर उस पर 6 टन की बाइट फोर्स से उसे तुरंत वहीं मार सकता था। टीरेक्स के दांत 20 से 60 सेंटीमीटर तक पाए जाते थे, जिसका इस्तेमाल वो अपने शिकार को चीरने के लिए किया करता था। और टीरेक्स की गर्दन और उसके पिछले पैर की मांसपेशियां काफी मजबूत हुआ करते थे, जो इसे तेज भागने और दूसरे शिकारी जीवों की पकड़ से बचाने में इसकी काफी मदद करते थे। वहीं दूसरी ओर वीरेक्स की लंबाई 40 से 50 फीट, ऊंचाई 20 फीट और वजन करीब 8 से 9 टन तक हुआ करता था, और ये अपने शिकार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा कर उस पर 8 से 9 टन की बाइट फोर्स से उसके चीथड़े तक उड़ा सकता था। पर कभी भी टीरेक्स और वीरेक्स की आपस में लड़ाई होती तो दोनों जीव एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और उनकी लड़ाई भी काफी रोमांचक होती, जिसमें टीरेक्स की स्पीड उसकी लड़ाई में उसकी पूरी मदद करती। लेकिन वीरेक्स टीरेक्स की ही डेवलप फॉर्म है, इसलिए वीरेक्स की भारी भरकम शरीर और बाइट फोर्स से टीरेक्स के 90% हार की ही उम्मीद होती। तो आपका क्या मानना है, कौन सा जीव वीरेक्स को मात दे पाएगा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज से 70 मिलियन सालों पहले एशिया महाद्वीप में एक ऐसे लिजार्ड की उत्पत्ति हुई जिसे एशिया महाद्वीप पर डायनासोर का बेताज बादशाह कहा जाता था और जिसके पहले सबूत को मंगोलिया से प्राप्त किया गया। हम बात कर रहे हैं टर्बोसोरस बतार की, जिसका मतलब होता है खतरनाक छिपकली। टर्बोसोरस बहुत हद तक टीरेक्स के जैसा लगता था और टीरेक्स की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जो अपर क्रिटेशियस पीरियड में नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। इस कारण टीरेक्स और टर्बोसोरस का कभी आमना सामना नहीं हुआ। पर अगर ऐसा हो तो किसकी जीत होगी? उससे पहले चलिए दोनों की पावर्स की बात की जाए। एक और है टीरेक्स जिसकी ऊंचाई 6 मीटर, लंबाई 12.5 मीटर, वजन 6 से 8 टन, स्पीड 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बाइट फोर्स 6 टन और इसका मुख्य आहार बड़े और आम डायनासोर जैसे ट्राइसेराटॉप्स हुआ करते थे। टीरेक्स के बाइट फोर्स के साथ साथ इसके 60-20 सेंटीमीटर लंबे दांत पाए जाते थे और इस शिकारी का गर्दन काफी मस्क्यूलर होता था, जो अपने शिकार को एक ही हमले में मौत के घाट उतार दिया करते थे और इसलिए इसे किंग ऑफ डायनासोर कहते हैं। वहीं दूसरी ओर है टर्बोसोरस जिसकी ऊंचाई 4 मीटर, लंबाई 12 मीटर, वजन 5 से 6 टन, स्पीड 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं इसकी बाइट फोर्स लगभग 5 टन तक हुआ करता था और इसका मुख्य आहार भी बड़ी सौरोपोड्स हुआ करते थे। पर इस शिकारी के दांत टीरेक्स से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। तो अगर इन दोनों की आपस में लड़ाई होती तो टर्बोसोरस की नुकीले दांतें, तेज गति और इसकी यूनिक जो लॉकिंग मैकेनिज्म इसे बेहद ही खतरनाक बनाते हैं। लेकिन ये आकार में टीरेक्स से थोड़े छोटे थे। इसकी बाइट फोर्स थोड़ी कम थी, पर इसे कहां और कब इस्तेमाल करना है ये भली भांति जानते थे। साथ ही हंटिंग स्किल ये टीरेक्स से ज्यादा जानते थे, पर इसकी नजर थोड़ी कमजोर थी और इसके आर्म्स टीरेक्स के आर्म से भी छोटे हुआ करते थे। तो दोनों की लड़ाई में टर्बोसोरस कुछ हद तक जो लॉकिंग मैकेनिज्म से टीरेक्स को मारने की कोशिश करता, पर टीरेक्स की मस्क्यूलर गर्दन उसे झेल लेती और उस लॉकिंग से वह जल्दी ही छूट जाता।
पर ज्यादातर उम्मीद है कि टीरेक्स कुछ देर बाद टर्बोसोरस को मारने में कामयाब रहता। इस बैटल में टीरेक्स की जीतने के चांस 60% होते हैं, क्योंकि टर्बोसोरस बतार भी काफी शक्तिशाली डायनासोर था, इसलिए यह लड़ाई काफी देर तक चलती। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। क्या आपने हाइब्रिड एनिमल्स के बारे में सुना है? यह जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक परफेक्ट उदाहरण है, जिसमें 2 या उससे अधिक जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है और हमें एक इंसानों द्वारा रचित नए किस्म का जानवर देखने को मिलता है। आपने लाइगर के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें लायन और टाइगर के जीन से एक नए किस्म के जीव निर्मित किए जाते हैं। पर यदि यह एक्सपेरिमेंट डायनासोर्स पर होता तो उससे उत्पन्न मॉन्स्टर के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आपने जुरासिक वर्ल्ड देखी है तो शायद आप ऐसे डायनासोर्स को जरूर जानते होंगे, जिसे डॉक्टर हेनरी वू ने पहली बार बताया था। हम बात कर रहे हैं इंडोमाइनस रेक्स की, जिसके नाम का अर्थ ही भयंकर होता है। तो क्या हो अगर कल्पना से निकलकर इस जीव का मुकाबला डायनासोर के सबसे बड़े कार्निवोरस जीव स्पाइनोसोरस से हो? क्या स्पाइनोसोरस इस कृत्रिम डायनासोर को मात दे पाएगा, या इंसानों द्वारा रचित ये राक्षस स्पाइनो पर भारी पड़ेगा? उससे पहले चलिए दोनों की पावर्स की बात करते हैं। एक तरफ है इंडोमाइनस रेक्स, जिसे आयरेक्स के नाम से भी पुकारा जाता है, और इस जीव को बहुत सारे कार्निवोरस डायनासोर के जीन से बनाया गया था। यह दिखने में कुछ टीरेक्स की तरह दिखता है, क्योंकि इसके निर्माण में टीरेक्स की भी जीन मौजूद है। पर आयरेक्स टीरेक्स से ज्यादा समझदार और कई खूबियों का मालिक है। एक पूर्ण रूप से विकसित आयरेक्स की ऊंचाई 6 मीटर, लंबाई 50 फीट और वजन करीब 9 टन तक हो सकता है। इसकी बाइट फोर्स 3 से 5 टन PSI, वहीं इसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो दूसरे छोटे से बड़े डायनासोर तक को खा सकता है। इस डायनासोर को आप मॉन्स्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अग्रेसिव होते हैं और इसके काफ़ी नुकीले पंजे, काफ़ी दूर देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, और ये जीव छुपने में भी किसी भी डायनासोर से ज़्यादा जानते हैं, और इसकी त्वचा भी काफ़ी सख्त होती है। वहीं क्रिटेशियस पीरियड का सबसे बड़ा और शक्तिशाली डायनासोर स्पाइनोसोरस की लंबाई 52 फीट, ऊंचाई 4 मीटर, वजन 9 से 12 टन, बाइट फोर्स 2 से 3 टन PSI और स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है। स्पाइनोसोरस मछलियों से लेकर छोटे डायनासोर तक को खा जाया करते थे। पर यदि कभी भी आयरेक्स और स्पाइनो की लड़ाई हो तो आयरेक्स स्पाइनो पर पहला अटैक करेगा, क्योंकि ये काफ़ी अग्रेसिव और समझदार मॉन्स्टर है। वहीं स्पाइनो उतनी समझदार तो नहीं, पर लड़ाई में स्पाइनो की एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है और आकार में भी ये आयरेक्स के मुकाबले काफ़ी बड़ी है। पर क्या इतनी खूबियाँ स्पाइनो को बचाने के लिए काफ़ी होगा? खैर, आयरेक्स के पहले अटैक से स्पाइनो बच सकता है, पर स्पाइनो उस पर अपना बदला लेगा और उस पर जोरदार अटैक करेगा। आयरेक्स लड़ाई करते वक्त अपने बैलेंस उतने अच्छे से तो नहीं बना सकता, पर अगर ये बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाए तो इसकी तेज नज़र, समझदारी, छुपने की कला से स्पाइनो पर ये भारी पड़ सकते हैं। वहीं स्पाइनो की नज़र काफ़ी कमज़ोर होती है एवं इसके उभरे पीठ भी इसके दुश्मन बन सकते हैं, क्योंकि आयरेक्स ने अगर स्पाइनो की पीठ पर अपनी दांतें गड़ाई तो स्पाइनो का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा और आयरेक्स का स्पाइनो एक आसान शिकार हो सकता है। तो इस युद्ध में 80% आयरेक्स की ही जीत होगी, पर पानी में थोड़ा एडवांटेज स्पाइनो को ही मिलेगा, पर इसकी जीत की चांस मात्र 20% ही है। तो आपका क्या मानना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिटेशियस के सीजन 3 में एक ऐसे डायनासोर की झलक दिखाई गई जिसका निर्माण शक्तिशाली कार्नोटोरस, डायनासोरस का किंग टायरानोसोरस रेक्स, तेज धारदार नाखूनों वाला वेलोसिरैप्टर, जहरीले स्कॉर्पियन फिश और पानी तथा जमीन दोनों में जिंदा रहने वाला ट्री फ्रॉग के DNA से तैयार हुआ था। ये दिखने में काले रंग का था, जिस कारण अंधेरे में इसे देख पाना मुश्किल था। इसके साथ ही इस हाइब्रिड डायनासोर की आंखें लाल हुआ करती थी, जो इसे दिखने में काफी खतरनाक बनाती थी। इस हाइब्रिड डायनासोर का निर्माण भी पहली बार डॉक्टर हेनरी वू ने किया था,
लेकिन इस डायनो को डॉक्टर हेनरी वू के इन्वेंशन में सबसे खास इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये डायनासोर सेल्फ रेप्लिकेट करके नया डायनासोर बना सकते थे और इसके शरीर पर लगे स्पाइक्स जहरीले हुआ करते थे, इसलिए ये दूसरे जीवों पर पोर्क्यूपाइन की तरह हमला कर सकते थे। स्कॉर्पियस रेक्स आकार में इंडोमाइनस रेक्स से थोड़ा छोटा परंतु इंडोरैप्टर से थोड़ा बड़े आकार का हुआ करते थे। इस डायनासोर के नाखून भी इंडोरैप्टर की तरह नुकीले पाए जाते थे, इसलिए ये इंडोरैप्टर की तरह कहीं भी चढ़ सकते थे और छिपकर घात लगा सकते थे। पर जो चीज इसे खास बनाती है वो है इसकी इंफ्रारेड विजन, जिसके सहारे ये जीवों की गर्मी से उसे देख पाते थे और रात के वक्त ये काफी डेडली हो जाते थे। इसलिए इस डायनासोर को इंजन के सीक्रेट टनल में जमा कर कैद कर लिया गया था, पर ये उस कैद से भागने में भी कामयाब हो चुके थे। इसलिए इस डायनासोर को कम आंकना सबसे बड़ी गलती होगी। वहीं इंडोरैप्टर भी डॉक्टर हेनरी वू की नायाब खोजों में से एक था, जिसे हाइब्रिड डायनो का सबसे एजाइल और अक्लमंद शिकारी माना जाता था। इसलिए ये कार्निवोरस डायनासोर को भी अपना शिकार बना लिया करते थे। पर क्या इंडोरैप्टर स्कॉर्पियो रेक्स को मार पाएगा या स्कॉर्पियो रेक्स के हमले को यह सह नहीं पाएगा? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। स्कॉर्पियस रेक्स का नाम का अर्थ स्कॉर्पियन किंग होता है, जिसका कोड नेम E750 होता है। वहीं इंडोरैप्टर का नाम इसके पेरेंट डीएनए को बताता है, क्योंकि इसका निर्माण इंडोमाइनस रेक्स और वेलोसिरैप्टर के डीएनए से हुआ था। पर इसके नाम का अर्थ कैद नहीं किया जा सकने वाला चोर बताया गया है। अगर दोनों जीवों की अपीयरेंस की बात करें तो इंडोरैप्टर का सिर किसी टीरेक्स की तरह होता था, जिसके आंखों के चारों ओर लाल धब्बे पाए जाते थे, और जहां दूसरे डायनो के मात्र 3 अंगुलियां पाई जाती थी, वहीं इंडोरैप्टर की 4 अंगुलियां पाई जाती थी, जिस पर 3 बड़े और 1 छोटे नाखून पाए जाते थे। वहीं स्कॉर्पियस रेक्स का पूरा शरीर चारकोल ब्लैक रंग का होता था, पर सेल्फ रेप्लिकेट से तैयार हुआ स्कॉर्पियस रेक्स थोड़ा नीले रंग का था, जिसके सिर तथा पूंछ पर जहरीले स्पाइक्स पाए जाते थे। अगर दोनों की आकार की तुलना करें तो एक और जहां स्कॉर्पियस रेक्स 8 से 11 फीट ऊंचा और 26 फीट लंबा पाया जाता था, वहीं इंडोरैप्टर 10 फीट ऊंचा, 24 फीट लंबा और 1 टन भारी हुआ करता था। यानी आकार के मामले में स्कॉर्पियस रेक्स इंडोरैप्टर से थोड़ा आगे पाए जाते थे। वहीं अगर हम बात ड्यूरेबिलिटी की करें तो इस मामले में इंडोरैप्टर को सबसे आगे इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड में ही जब स्कॉर्पियस रेक्स और फीमेल वेलोसिरैप्टर की लड़ाई हो रही थी तो स्कॉर्पियस रेक्स काफी घायल हो गया था। वहीं इंडोरैप्टर को इस लड़ाई में एक भी खरोच नहीं आई थी, क्योंकि इंडोरैप्टर की त्वचा इंडोमाइनस रेक्स की तरह ही बुलेट प्रूफ थी। वहीं बाइट फोर्स में भी इंडोरैप्टर की आगे होने की संभावना इसलिए है क्योंकि इसमें इंडोमाइनस रेक्स की डीएनए मौजूद थी, और इस बात का सबूत हमें इसी चीज से मिलता है कि इसने एक ही झटके में कैन विथली का हाथ के 2 टुकड़े कर दिए थे, और ऐसा माना जाता है कि इंडोरैप्टर की बाइट फोर्स लगभग 1 टन की पाई जाती थी। वहीं स्कॉर्पियस रेक्स की बाइट फोर्स के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। वहीं स्कॉर्पियस रेक्स की बाइट फोर्स के सबूत बहुत कम ही दिखे हैं, इसलिए इसके बाइट फोर्स को बता पाना थोड़ा मुश्किल है। दोनों डायनासोर में सबसे फुर्तीला इंडोरैप्टर को ही माना जाता है, क्योंकि इसकी आकार स्कॉर्पियस रेक्स से थोड़ा कम था और इसकी वजन भी थोड़ी कम पाई जाती थी। साथ ही इंटेलिजेंस में भी इंडोरैप्टर का मुकाबला कर पाना किसी भी डायनो के लिए नामुमकिन है, और इसके सबूत हम कई बार देख चुके हैं। इसलिए जब कभी इन दोनों की लड़ाई होती तो पहले स्कॉर्पियस रेक्स ही इंडोरैप्टर को अपने से छोटा समझकर इस पर हमला करता, पर यह इसकी सबसे बड़ी भूल होती, क्योंकि इंडोरैप्टर उस हमले को डॉज कर लेता और फुर्तीले होने के कारण यह अपने नाखूनों से स्कॉर्पियस रेक्स पर एक हमला कर देता, जिससे स्कॉर्पियस रेक्स को पता चल जाता कि वो इसे कम आंकने की भूल कर रहा है। इसलिए वो अपने जहरीले कांटों से इंडोरैप्टर पर हमला करता, पर इंडोरैप्टर की त्वचा बुलेट प्रूफ होने के कारण या तो वो कांटा उसके त्वचा पर नहीं गड़ता, या फिर वो कांटा गड़ भी जाए फिर भी जहर का असर इस पर नहीं होता, क्योंकि हम मूवी में ही देख चुके हैं कि इंडोरैप्टर पर 2 बेहोशी की सुई लगने के बावजूद भी ये सीधा खड़ा था, इसलिए इन कांटों का भी जहर बेकार हो जाता। पर इंडोरैप्टर के 4 से 5 बार अटैक करने के बाद स्कॉर्पियस रेक्स के हारने की नौबत आ जाती। हालांकि लड़ाई अगर अंधेरे में होती तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रात में स्कॉर्पियस रेक्स लगभग कैमोफ्लाज हो जाता है और ये लगातार इंडोरैप्टर पर कई हमले कर सकता है। इसलिए इस लड़ाई में इंडोरैप्टर की जीतने के 60% चांसेस है, पर 40% जीतने की उम्मीद स्कॉर्पियस रेक्स की भी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।
इस दृश्य में दिख रहा जिगोनोटोसोरस अपने बड़े जबड़े को खोले हुए नजर आ रहा है, जिसके दांतों के बीच फंसे मांस के टुकड़े को मोरोस साफ कर रहा है। पर अचानक जिगोनोटोसोरस का ध्यान पास खड़े इग्वानोडोन पे न पड़कर इसकी ओर बढ़ रहा फेदर टीरेक्स पर पड़ती है, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई में जिगोनोटोसोरस ने कुछ ही मिनटों में टीरेक्स को धूल चटा दिया। पर जिगोनोटोसोरस के ही डीएनए से तैयार हुआ एक डायनासोर, जिसे अब तक के जुरासिक वर्ल्ड में दिखाए गए किसी भी विलन से ज्यादा खूंखार दिखाया गया है। हम बात कर रहे हैं इंडोमाइनस रेक्स की। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बात करेंगे कि क्या हो अगर डोमिनियन के जिगोनोटोसोरस का मुकाबला होगा जुरासिक वर्ल्ड के इंडोमाइनस रेक्स से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेम एंड ओरिजिन। अगर हम बात करें जिगोनोटोसोरस की, तो इसके नाम का मतलब जायंट सदर्न लिजार्ड होता है, और चूंकि इसकी खोज रूबन कैरोलिनी द्वारा की गई, इसलिए इस डायनासोर को जिगोनोटोसोरस कैरोलिनी कहा जाता है। और माना जाता है कि इस डायनासोर की उत्पत्ति आज से 97 मिलियन सालों पहले अर्जेंटीना की भूमि पर हुआ था, और इस थेरोपोड को उस जगह का खूंखार शिकारी माना जाता था। वहीं डोमिनियन में दिखाया गया जिगोनोटोसोरस और भी मॉडिफाइड है, और इस डायनासोर में कुछ ऐसी खूबियां आ गई है जो इसे नॉर्मल जीगा से काफी अलग बनाती है। वहीं साल 2015 में आई जुरासिक वर्ल्ड में एक डायनासोर को दिखाया गया जो बेहद ही चालाक तथा शक्तिशाली था। हम बात कर रहे हैं इंडोमाइनस रेक्स की, जिसके नाम का मतलब फियर्स किंग यानी भयंकर राजा होता है, और इसके अति शक्तिशाली होने के पीछे कई डायनासोर के डीएनए शामिल है। जुरासिक वर्ल्ड में इस डायनासोर का निर्माण सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दर्शक को पार्क में लाने का था, क्योंकि सभी लोग नॉर्मल डायनो को देखकर बोर हो गए थे। इसलिए हेनरी वू द्वारा वेलोसिरैप्टर, कार्नोटोरस, जिगोनोटोसोरस, मजुंगासोरस, डायनोसुकस, थेरिजनोसोरस, कटलफिश, ट्री फ्रॉग, पीट वाइपर और सबसे खास टीरेक्स के डीएनए को शामिल करके दर्शक को लुभाने वाला तो नहीं, पर तबाही मचाने वाला मौत की मशीन यानी आयरेक्स का निर्माण किया। इंडोमाइनस रेक्स के निर्माण में टीरेक्स के डीएनए का इस्तेमाल द्वारा इसे बेहद ही शक्तिशाली बाइट फोर्स मिला, जिसकी सहायता से ये बुलेट प्रूफ ग्लास को भी भेज सकता है। वेलोसिरैप्टर के डीएनए के कारण इंडोमाइनस रेक्स में काफी इंटेलिजेंस आ गई, ताकि ये उचित फैसला और एक सही नीति बना सके। जिगोनोटोसोरस के डीएनए की वजह से इसके आकार में काफी वृद्धि हुई, जबकि ट्री फ्रॉग के डीएनए के कारण इंडोमाइनस रेक्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अपने आप को ढाल सकते हैं। इसके अलावे इसे थर्मल स्कैनर से भी नहीं देखा जा सकता, और पीट वाइपर के डीएनए की वजह से इसे इंफ्रारेड रे विजन मिली, और इन्हीं खूबियों के कारण इसे जुरासिक वर्ल्ड का अब तक दिखाया गया सबसे खूंखार डायनासोर माना जाता है। साइज एंड फिजिक। अगर हम दोनों डायनासोर्स की आकार की बात करें, तो इसमें एक इंडोमाइनस रेक्स की लंबाई 15.5 मीटर, ऊंचाई 6 से 7 मीटर और वजन 7 से 8 टन के बीच हो सकता है। इंडोमाइनस रेक्स टीरेक्स से काफी विशाल हो सकते हैं, क्योंकि एक जुवेनाइल इंडोमाइनस रेक्स ही टीरेक्स से काफी विशाल था, और इसके इस आकार के पीछे का कारण है जिगोनोटोसोरस का डीएनए। वहीं अगर हम डोमिनियन के जिगोनोटोसोरस की बात करें, तो इसकी लंबाई लगभग 16 मीटर, ऊंचाई 6.5 मीटर और ये वजन में 8 टन से भी अधिक भारी हो सकते हैं। यानी आकार की बात की जाए तो इसमें जिगोनोटोसोरस इंडोमाइनस रेक्स से आगे निकलता दिख रहा है। स्पीड एंड एजिलिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ आकार मायने नहीं रखती, बल्कि जीवों की रफ्तार और फुर्ती जंग को जीतने में काफी सहायक होती है। ऐसे में अगर हम इंडोमाइनस रेक्स की रफ्तार की बात करें, तो इसकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। वहीं जिगोनोटोसोरस की रफ्तार भी लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकता है। पर भागते वक्त खुद की दिशा बदलने और फुर्ती में इंडोमाइनस रेक्स जिगोनोटोसोरस से काफी आगे हैं, क्योंकि इसकी वजन जीगा से कम पाई जाती है। इसलिए स्पीड एंड एजिलिटी में इंडोमाइनस रेक्स की तरफ पलड़ा झुक रहा है। डाइट एंड बाइट फोर्स। अगर दोनों डायनासोर्स की खाने की आदतों और काटने की क्षमता की बात करें, तो इसमें एक इंडोमाइनस रेक्स का मुख्य आहार बड़े हर्बीवोरस डायनासोर से लेकर सामने मौजूद दूसरे मांसाहारी डायनासोर है, जिसे ये 9000 पाउंड की बाइट फोर्स से अपने शिकार के चीथड़े उड़ा सकता है। और इसके बाइट फोर्स के पीछे का कारण है टीरेक्स का डीएनए, इसलिए इसके एक बाइट से शिकार की मौत तय है। वहीं एक जिगोनोटोसोरस के मील में भी विशाल आकार के हर्बीवोरस डायनासोर से लेकर मांसाहारी डायनासोर भी शामिल है, जिसे ये 9000 पाउंड की बाइट फोर्स की सहायता से अपने शिकार के टुकड़े कर सकते हैं। यानी बाइट फोर्स और खाने की आदतों पर दोनों ही डायनो बराबर है।
लेकिन जिगानोटोसोरस के 72 विशाल और मुड़े हुए दांत इसे थोड़ा ज्यादा एडवांटेज देता है। ड्यूरेबिलिटी। अगर हम बात ड्यूरेबिलिटी की करें तो इसमें इंडोमाइनस रेक्स को लगभग इनविंसिबल यानी अभेद्य माना जाता है और इसका सबूत हमें कई बार देखने को मिला है। यहाँ तक कि अपने ऊपर फायर होने वाली सभी बुलेट्स को इसने काफी आसानी से झेल लिया था। इंडोमाइनस रेक्स की मोटी त्वचा को मामूली हथियार जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वहीं डोमिनियन के जिगानोटोसोरस के पीठ में ऑस्टियोडर्म की संरचना पाई जाती है, जो ज्यादातर आर्मर डायनासोर में भी देखा जा सकता है। इसलिए हो ना हो डोमिनियन के डायनो में आर्मर डायनासोर का डीएनए जरूर शामिल है, इसलिए इस पर हमला करना व्यर्थ ही होगा। लेकिन इंडोमाइनस रेक्स जैसी ड्यूरेबिलिटी हमें जिगानोटोसोरस में अब तक नहीं देखने को मिली, इसलिए ड्यूरेबिलिटी में इंडोमाइनस रेक्स ही आगे है। वेपन्स। अगर हम इंडोमाइनस रेक्स के वेपन की बात करें तो किसी भी लड़ाई में इंडोमाइनस रेक्स का विशाल शरीर, नुकीले दांत, ज्यादा फंक्शनल आर्म्स, पावरफुल बाइट फोर्स, इसके पीठ पर निकले कांटे और कैमोफ्लाज इसे काफी मदद करती है। इसके अलावे ये अपने दुश्मन को उसके शरीर से निकल रहे गर्मी से भी उसे भांप लेती है। वहीं डोमिनियन का जिगानोटोसोरस का विशालकाय शरीर, 10 इंच लंबे और मुड़े दांत, फंक्शनल आर्म्स, पावरफुल बाइट फोर्स और पीठ पर निकले स्पाइन्स इसे किसी भी लड़ाई को जीतने में काफी मदद करती है। लेकिन ये ना तो कैमोफ्लाज हो सकती है और ना ही इसकी नजर इंडोमाइनस रेक्स जितनी अच्छी है। वर्डिक्ट। यानी अगर दोनों डायनासोर्स के बीच कभी लड़ाई होती है तो इंडोमाइनस रेक्स का जिगानोटोसोरस के मुकाबले छोटा आकार, लड़ाई में कम एक्सपीरियंस, जीगा के मुकाबले कम खतरनाक दांत इसे काफी नुकसान पहुंचाती। वहीं जीगा इंडोमाइनस रेक्स की तरह कैमोफ्लाज नहीं हो सकता और ना ही इसकी आंखें उतनी तेज है। लेकिन इस बैटल में जीगा के लिए जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है इसका इंटेलिजेंस, क्योंकि ये इंडोमाइनस रेक्स के मुकाबले कम इंटेलिजेंट है। इसलिए प्लानिंग बनाने में जिगानोटोसोरस इंडोमाइनस रेक्स से हार जाएगा। तो कभी भी इन दोनों डायनासोर्स के बीच लड़ाई होती है तो 60% चांसेस इंडोमाइनस रेक्स के जीतने की होती है। वहीं जिगानोटोसोरस भी 10 में से 4 लड़ाई जीत सकता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें। लेट क्रेटेशियस पीरियड में अर्जेंटीना के एक विशाल भूभाग में धरती का कांपना मानो आम बात थी, क्योंकि विशालकाय अर्जेंटिनोसोरस का पूरा दल एक साथ उस धरती पर चला करते थे और उसके चलने मात्र से ही कई मीटर दूर तक हलचल महसूस की जा सकती थी। हालांकि ये मांसाहारी तो नहीं थे, पर इसकी नजरें थोड़ी कमजोर थी, जिस कारण इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता था कि इसके पैरों तले कई जीव कुचले जा रहे हैं। और इस दैत्य का सामना करना एक खूंखार टायरानोसोरस रेक्स के लिए भी काफी चुनौती भरा हो सकता था। वो तो शुक्र है कि दोनों एक ही समय काल और स्थान पर नहीं रहा करते थे, लेकिन कहते हैं काल सभी का होता है। वैसे में अर्जेंटिनोसोरस खतरे की छांव से कैसे दूर रह सकता था, क्योंकि उसी समय काल में पाए जाते थे मापुसोरस, अर्जेंटिनोसोरस का प्राकृतिक शिकारी। इसका मतलब क्या मापुसोरस सबसे शक्तिशाली डायनासोर हुआ करते थे? क्या कारकेरोडोंटोसोरिड का यह सदस्य खूंखार टीरेक्स को मार सकता था? आइए जानते हैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाबों को आज के इस वीडियो में। मापुसोरस यानी अर्थ लिजर्ड अर्जेंटीना के धरती पर लेट क्रेटेशियस काल के 97 मिलियन सालों पहले पाए जाते थे एवं अर्जेंटिनोसोरस का एकमात्र खतरनाक शिकारी माने जाते थे। लेकिन इसमें एक ऐसी विशेषता पाई जाती थी जो कि टायरानोसोरस रेक्स के पास भी वो खूबी नहीं थी। वो खास विशेषता है यूनिटी यानी एकता। मापुसोरस विशाल आकार के एक ऐसे थेरोपोड होते थे जो समूहों में शिकार करने के लिए जाने जाते थे। इसलिए इसके हमले को रोक पाना उस काल के किसी भी जीवों के लिए असंभव हो जाया करता था। और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि एक अकेला मापुसोरस कोई कमजोर जानवर था, बल्कि ये लगभग एक टीरेक्स के आकार के बराबर और बिल्कुल उसी के समान खूंखार हुआ करते थे। इसलिए ये तो तय है कि समूह में मापुसोरस एक टीरेक्स को काफी सरलता से मौत के घाट उतार सकते थे। पर क्या एक अकेला मापुसोरस में वो क्षमता मौजूद थी जो एक टीरेक्स को धूल चटाने की औकात रखता था? टीरेक्स यानी टायरानोसोरस रेक्स, या जिसे आप सभी डायनासोर का किंग कह सकते हैं। और ये टाइटल इन्हें ऐसे ही नहीं मिली, जो अकेले ढाल से लेस आर्मर्ड छिपकली का भी शिकार कर लिया करते थे, क्योंकि इस जैसा मंजा हुआ शिकारी पूरी धरती पर नहीं पाई जाती थी। दोनों शिकारियों की आकार की तुलना करें तो एक मापुसोरस की लंबाई 12 से 13 मीटर यानी 40 फीट, ऊंचाई में 4 मीटर, वहीं इसका वजन
3 से 5 टन तक होता था। वहीं एक टीरेक्स की लंबाई भी 12 से 13 मीटर यानी 40 फीट, ऊंचाई 4 मीटर यानी 13 फीट पर ये मापुसोरस से काफी भारी पाए जाते थे, क्योंकि इसका वजन 6 से 8 टन के बीच पाया जाता था। अगर इन दोनों शिकारियों की भागने की रफ्तार की बात करें तो एक और जहां टीरेक्स भारी होने के कारण 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही भाग पाते थे, वहीं मापुसोरस हल्का होने के कारण लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा किया करते थे। इसलिए स्पीड में मापुसोरस टीरेक्स से 2 गुने ज्यादा तेज हुआ करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बाइट फोर्स में टीरेक्स का कोई मुकाबला नहीं था, फिर भी ये जान ले कि एक टीरेक्स की काटने की क्षमता यानी इसकी बाइट फोर्स 12,800 पाउंड यानी 6 टन से भी अधिक हुआ करती थी। वहीं हल्के होने के बावजूद भी एक मापुसोरस की बाइट फोर्स 11,000 पाउंड यानी 5.5 टन पाई जाती थी, जो काफी इंप्रेसिव और जान लेने के लिए काफी है। पर बाइट फोर्स में टीरेक्स स्पष्टतः मापुसोरस से काफी आगे हुआ करते थे। दोनों डायनासोर की खोपड़ी या स्कल की आकार और इसके इंटेलिजेंस की बात करें तो एक और जहां टीरेक्स का स्कल 152 सेंटीमीटर की होती थी, वहीं मापुसोरस का सिर 184 सेंटीमीटर तक होता था। इसके साथ ही ये पैक में शिकार करना ज्यादा पसंद करते थे, ताकि ये शिकार आसानी से भी कर सके और इसके झुंड से खतरा बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो बौद्धिक कुशलता में मापुसोरस की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन टीरेक्स भी मूर्ख नहीं थे, पर इसकी टैक्टिक्स और इंटेलिजेंस मापुसोरस के आगे कम ही आंकी जाएगी। दोनों की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एक टीरेक्स मापुसोरस के मुकाबले थोड़ा ड्यूरेबल थे, क्योंकि इसकी मांसल शरीर न सिर्फ दिखने में खूंखार बनाती थी, बल्कि इसे दूसरे आर्मर्ड डायनो के वार से भी बचाते थे। पर मापुसोरस उतना ड्यूरेबल नहीं थे, शायद इसलिए इन्होंने झुंड में रहना चुना। पर ये उतने भी फ्रेजाइल नहीं थे जिसे एक ही वार में गिराया जाए। दोनों डायनो में जो कॉमन बात थी वो है इसके फोरलिम्स, जो थोड़े छोटे हुआ करते थे, और इसमें लगे 3 नुकीले नाखून भी काफी नुकसानदेह साबित हो सकते थे। इसलिए शिकार के करीब आने पर ये अपने फोरलिम में लगे नाखूनों से हमला किया करते थे। मगर ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें टीरेक्स बेशक सबसे आगे था। इसलिए जब भी दोनों शिकारियों की आपस में लड़ाई होती है तो पहले टीरेक्स मापुसोरस के गर्दन पर हमला करना चाहता, पर मापुसोरस का गर्दन काफी मजबूत था और साथ ही ये काफी चालाक शिकारी भी थे, इसलिए ये इस हमले को डॉज कर लेते हैं। इसके बाद ये पलटकर टीरेक्स पर हमला करते हैं। दोनों को इस युद्ध में काफी नुकसान पहुंचता, पर अंत में जीत टीरेक्स की ही तय होती। लेकिन अकेले टीरेक्स मापुसोरस के झुंड से कभी नहीं लड़ पाता। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि स्पाइनोसोरस को काफी खास और अनोखा जीव माना जाता था, जो सभी थेरोपोड्स के मुकाबले काफी बड़े आकार के होते थे। साथ ही इसे जमीन के साथ साथ पानी का भी शिकारी माना जाता था। वही पानी का ही खतरनाक शिकारी मोसासोरस को भी कहा जाता है। तो क्या होगा अगर किसी तरह इन दो अनोखे जीवों की आपस में लड़ाई हो। एक तरफ है स्पाइनोसोरस, जिसके नाम का अर्थ होता है स्पाइन वाला छिपकली, जो लेट क्रेटेशियस पीरियड में लगभग 112 से 93 मिलियन सालों पहले उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि स्पाइनोसोरस नदियों में मौजूद मछलियों से लेकर जमीन में रहने वाले जीवों तक को अपना शिकार बना लिया करते थे, और ये आजकल के मगरमच्छों की तरह जमीन और पानी दोनों में रह सकते थे। इस जीव के पहले अवशेष को 100 सालों पहले मिस्र में खोजा गया था, और इसके अवशेषों को जर्मनी के प्रसिद्ध शहर म्यूनिख में रखा गया था। पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसके अवशेष तबाह हो गए थे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने सन 2014 में इसकी कुछ हड्डियों को ढूंढा और इसके बारे में हमें जानकारी दी। इनके जानकारी के अनुसार स्पाइनोसोरस की ऊंचाई 4.5 से 7 मीटर, लंबाई 15 से 16 मीटर और वजन 7 से 9 टन तक हो सकता था। पर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इनके वजन को लेकर काफी मतभेद है, और कुछ का मानना है कि यह 13 से 22 टन तक हो सकते थे। वहीं इस शिकारी की बाइट फोर्स 2 से 3 टन तक हो सकती थी, जो जमीन में तो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे, पर पानी में इसकी गति मात्र 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी।
स्पाइनोसोरस की बाइट फोर्स भले ही बड़े जीवों को चोट पहुंचाने के लिए काफी ना हो, पर इसके 7 से 8 इंच लंबे नाखून किसी को भी गहरा घाव देने के लिए काफी थी। साथ ही ये शिकारी काफी बुद्धिमान भी माने जाते थे और इस जीव की कुछ कमजोरियां भी थीं, जैसे कि इसके उभरे स्पाइन्स, जो चोट लगने पर इसके पूरे शरीर को पैरालाइज कर देती थी। वहीं इसकी पेरिफेरल और सेंट्रल नजर भी काफी कमजोर हुआ करती थी और इसकी रफ्तार भी काफी कम होती थी। पर अगर हम मोसासोरस की बात करें तो ये जीव लेट क्रिटेशियस पीरियड, परंतु 99 से 66 मिलियन सालों पहले समुद्रों में राज किया करते थे। इस शिकारी को सबसे खास इसकी बड़ी आकार, नुकीले दांत और इसका गुस्सा बनाती थी। मोसासोरस 2 मीटर ऊंचे, 17 से 18 मीटर लंबे और 14 से 17 टन तक भारी हुआ करते थे, जो पानी में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते थे। इस शिकारी का मुख्य आहार समुद्री जीव के साथ साथ समुद्र के आसपास रहने वाले कुछ पक्षियां भी हुआ करती थी। इस शिकारी के 40 से 50 कॉनिकल दांत भी पाए जाते थे। साथ ही ये अपने दोनों जबड़े को खोल सकते थे। पर ये स्पाइनोसोरस से कम अक्लमंद थे और इसके पास स्पाइनोसोरस की तरह 4 लिम्स भी नहीं थी और ये जमीन में काफी कमजोर हो जाते थे। हालांकि मोसासोरस और स्पाइनोसोरस एक स्थान पर नहीं रहा करते थे, पर अगर स्पाइनोसोरस किसी तरह समुद्र की गहराई में चला जाता है तो मोसासोरस की स्पीड और बड़े जबड़ों से बच पाना इसके लिए नामुमकिन हो जाता। परंतु नदियों जैसे स्थानों पर स्पाइनोसोरस को काफी एडवांटेज मिलती और चूंकि स्पाइनोसोरस पुराने शिकारी के साथ साथ मोसासोरस से ज्यादा अक्लमंद भी हुआ करते थे, तो स्पाइनोसोरस के जीतने के चांसेस भी पानी के किनारे ज्यादा होती। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। आपने कई ऐसे शाकाहारी जीवों को देखा होगा जिसके सिर पर लगे सींग उसके डिफेंस के लिए काफी आवश्यक होती है। कई बार तो इनके सींग के हमले से कुछ जीव वहीं धराशायी हो जाते हैं। चाहे वो मांसाहारी शेर ही क्यों ना हो, वो जानता है कि कभी जंगली भैंसे और मजबूत गेंडे से पंगा नहीं लेना चाहिए। पर क्या आपने कभी ऐसे मांसाहारी जीवों के बारे में सुना है जो शक्तिशाली नुकीले दांतों के साथ दमदार सींग के भी मालिक हो? हालांकि आजकल के जीवों में तो ऐसा संभव नहीं है, पर मेसोजोइक काल में कुछ ऐसे जीव थे जो मांसाहारी होने के बावजूद भी शक्तिशाली सींग के मालिक थे। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से 2 जीवों की बात करने जा रहे हैं। और क्या हो जब दोनों जीवों की आपस में लड़ाई हो, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हम बात कर रहे हैं कार्नोटोरस और राजासोरस की। एक तरफ है कार्नोटोरस, जो 2 मजबूत सींगों वाला थेरोपोड था और ये लेट क्रिटेशियस पीरियड के 80 से 66 मिलियन सालों पहले साउथ अमेरिका की धरती पर पाया जाता था। कार्नोटोरस की ऊंचाई 10.5 फीट, लंबाई 25 से 30 फीट, वजन 2 से 3 टन और वहीं इसकी बाइट फोर्स लगभग 1 टन की होती थी। इसके साथ ही ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे और ये छोटे डायनासोर से लेकर कुछ सोरोपोड्स तक का शिकार कर लिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि कार्नोटोरस की कलर इस प्रकार की थी कि वो प्रकृति में पूरा कैमोफ्लाज हो सकता था, पर इस बात की पूरी पुष्टि नहीं की गई है। पर इस शिकारी के 2 मजबूत और नुकीले सींग पाए जाते थे, जिससे ये किसी को भी बड़ा चोट पहुंचा सकते थे और इसके ये 2 सींग इसके डिफेंस के लिए भी आवश्यक थे। इसके साथ साथ कार्नोटोरस की आंखें भी काफी तेज हुआ करती थी, पर इसकी 4 लिम्स काफी छोटे हुआ करते थे, जिसका बैटल में लगभग कोई यूज नहीं था। वहीं अगर हम इंडियन डायनासोर राजासोरस की बात करें तो इसके अवशेष पहली बार सन 1981 में नर्मदा नदी के किनारे पाई गई और कई रिसर्च के बाद हमें ये जानकारी मिली कि ये नर्मदा नदी के आसपास में रहने वाले शिकारी हुआ करते थे, जिनका एक सींग भी पाया जाता था, जो आकार में भले ही बड़ी नहीं थी, पर ये काफी मजबूत हुआ करते थे। साथ ही इस जीव की ऊंचाई लगभग कार्नोटोरस के बराबर यानी लगभग 8 से 10 फीट, लंबाई 30 फीट और इसका वजन लगभग 3 टन तक होता था। वहीं इस शिकारी की बाइट फोर्स कार्नोटोरस से लगभग 2 गुनी हुआ करती थी। साथ ही इसके फोरलिम्स का आकार भी कार्नोटोरस से ज्यादा हुआ करता था। वैसे तो ये दोनों जीव एक समय काल में पाए जाते थे, पर एक स्थान पर ना रहने के कारण इनका एक दूसरे से सामना नहीं हुआ। पर अगर ऐसा होता
तो ये लड़ाई काफी ज्यादा समय तक चलती और कार्नोटोरस के नुकीले सिंग राजासोरस को काफी नुकसान पहुंचाते। पर राजासोरस की बाइट फोर्स से कार्नोटोरस को काफी गंभीर चोटें आ सकती थी और अंत में राजासोरस कार्नोटोरस पर भारी पड़ता, क्योंकि भले ही कार्नोटोरस नुकीले सिंगों का मालिक हो, पर जीत इंटेलिजेंस, बाइट फोर्स और स्टेमिना की होती है, जिसमें राजासोरस का कोई मुकाबला नहीं था। तो इस बैटल में 70% चांसेस राजासोरस की जीतने की है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि स्पाइनोसोरस को काफी खास और अनोखा जीव माना जाता था, जो सभी थेरोपोड्स के मुकाबले काफी बड़े आकार के होते थे। साथ ही इसे जमीन के साथ साथ पानी का भी शिकारी माना जाता था। वही पानी का ही खतरनाक शिकारी मोसासोरस को भी कहा जाता है। तो क्या होगा अगर किसी तरह इन दो अनोखे जीवों की आपस में लड़ाई हो। मिडिल क्रिटेशियस पीरियड के 10 करोड़ सालों पहले उत्तरी अफ्रीका दो सबसे विशाल आकार के रेप्टाइल्स का घर हुआ करता था। दोनों ही शिकारी अपने कार्य में निपुण थे, यानी शिकार करने में। दोनों के हाथों से बच पाना किसी भी शिकार के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। दोनों रेप्टाइल्स की गुर्राहट, विशाल आकार और डरावनी लुक से कई शिकार तो थरथर कांपा करते थे। इन प्रेडेटर से न तो जमीन के जानवर सुरक्षित थे और न ही पानी में रहने वाले जीव चैन से रह पाते थे। हम बात कर रहे हैं मांसाहारी डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति स्पाइनोसोरस और मगरमच्छों के सबसे बड़े आकार के पूर्वज सार्कोसुकस की। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि ये काफी क्लोज फाइट होगी। टाइम एंड प्लेस। स्पाइनोसोरस यानी बड़े स्पाइन वाली छिपकली उत्तरी अफ्रीका में 10 करोड़ सालों पहले पाए जाते थे, जिसने धरती पर कुल 70 लाख सालों तक राज किया। और एक अनुमान के मुताबिक एक स्पाइनी छिपकली की कुल आयु लगभग 30 सालों तक होती थी। उसके बाद ये बूढ़े होकर मर जाते थे, क्योंकि इसके शिकार के लिए किसी ने भी जन्म नहीं लिया था। वहीं 13 करोड़ से 10 करोड़ सालों के बीच धरती का सबसे बड़ा घड़ियाल यानी सार्कोसुकस पाया जाता था, जो दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के कुछ नदियों में अपनी बादशाहत बनाए हुए थे और इसके इच्छा के विरुद्ध उस जगह पर रहने वाले जानवरों को पानी तक नसीब नहीं होती थी और सार्कोसुकस 50 से 60 साल की आयु पूरा करने के बाद ही मरते थे। यानी दोनों शिकारियों को काफी पुराना जानवर कहा जा सकता है, इसलिए दोनों के बीच का मुकाबला भी काफी रोमांचक भरा होगा। साइज एंड फिजिक। अगर दोनों मॉन्स्टर की आकार की बात करें तो इसमें एक स्पाइनोसोरस की लंबाई लगभग 16 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर और इसका वजन 7 से 9 टन तक हो सकती है। पर कई सोर्स जैसे कि ब्रिटानिका के अनुसार एक स्पाइनोसोरस 13 से 22 टन तक भारी हो सकते थे। वही एक सार्कोसुकस की लंबाई 10 से 12 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर और वजन 7 से 9 टन के बीच होता था। और इतने छोटे शरीर का इतने वजन होने के पीछे का कारण है इसके शरीर में पाए जाने वाले ऑस्टियोडर्म की परत, जो इसके लिए किसी ढाल के भांति कार्य करता था। यानी आकार और वजन में बेशक स्पाइनोसोरस का कोई मुकाबला नहीं है। बाइट फोर्स। अगर हम दोनों जानवरों की काटने की क्षमता की बात करें तो एक स्पाइनोसोरस अपने शिकार पर 3 टन की बाइट फोर्स लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया करते थे। वहीं सार्कोसुकस की बाइट फोर्स स्पाइनो के मुकाबले 3 गुना अधिक यानी 9 टन की होती थी, जिसकी सहायता से ये टाइटानोसोर के बच्चे के शरीर के टुकड़े कर दिया करते थे। इसलिए बाइट फोर्स में बेशक सार्कोसुकस के आसपास भी स्पाइनोसोरस नहीं भटकता। स्पीड। अगर दोनों जानवरों की स्पीड की बात करें तो पानी में एक स्पाइनोसोरस की स्पीड लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, लेकिन जमीन में ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने शिकार का पीछा कर उसे मार सकते थे। वहीं नदियों में शार्कों की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, जो कई घंटों तक पानी के अंदर अपने शिकार की राह ताक सकते थे और सरप्राइज अटैक करके अपने शिकार को भागने का मौका भी नहीं देते थे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जमीन में नहीं भाग सकते थे, क्योंकि जमीन में भी इसकी गति 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी और ये रफ्तार भी इसके लिए काफी था, क्योंकि ये अपने शिकार को मुश्किल से 10 मीटर की दूरी तक ही भागने का मौका देते थे।
इसलिए कहा जा सकता है कि पानी में बेशक सुपर क्रॉक का कोई मुकाबला नहीं है, वहीं जमीन में सुपर क्रॉक स्पाइनो का पीछा नहीं कर पाएगा। वेपन्स। दोनों जीवों के पास अपना खास हथियार होता था। जैसे कि एक स्पाइनोसोरस के कॉनिकल दांत से ये नदियों में पाए जाने वाले कई मछलियों को मौत के घाट उतार दिया करते थे, वहीं इसके लंबे नुकीले पंजे भी किसी के भी त्वचा को चीर कर रख सकते थे, और भारी होने की वजह से अगर ये अपने पैर को किसी के ऊपर रख देते तो दुश्मन की वहीं तुरंत जान निकल सकती थी। वहीं शार्कों का स्पेशल वेपन है इसके मजबूत दांत, जिसकी मदद से ये हड्डियों के भी 2 टुकड़े कर सकते थे। इसके साथ ही इसके स्नॉट के नीचे की दांत थोड़े लंबे पाए जाते थे और ये इसी पोजीशन पर ज्यादा दम लगाकर काटा करते थे ताकि सामने वाले के पास बचने की कोई उम्मीद भी ना बचे। दोनों जीवों का अटैक करने का अपना अलग अलग तरीका पाया जाता था। जहां पानी में स्पाइनोसोरस बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाते थे, वहीं जमीन में ये अपने पंजों से पहले सामने वाले को काफी नुकसान पहुंचाया करते थे। वहीं सुपर क्रॉक पानी और जमीन दोनों में काफी अग्रेसिव थे, पर नदियों के किनारे आए जीवों पर अचानक हमला करना इन्हें काफी पसंद था। डाइट। खाने की आदतों पर अगर ध्यान दें तो एक स्पाइन लिजर्ड का पेट छोटी मछलियों और छोटे मोटे डायनासोर से भरा करता था। वहीं सार्कोसुकस नदियों में पाए जाने वाली मछलियों से लेकर जमीन में पाए जाने वाले विशाल ओरानोसोरस जैसे डायनासोर को भी अपना मील बना लेते थे। लेकिन इसकी भूख यही खत्म नहीं होती थी, क्योंकि हड्डियों को चूरने वाली 130 दांत की मदद से ये नदियों में आए लगभग सभी जीवों को अपना शिकार बना लिया करते थे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि शार्कों का सामना लगभग सभी प्रकार के जीवों से होता रहता था। स्ट्रेंथ। अगर दोनों जीवों की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें शार्कों की बाइट फोर्स कमाल की है। वहीं पानी में ये किसी भी डायनासोर के मुकाबले काफी अच्छा तैर सकते हैं और पानी के अंदर कई घंटों तक जिंदा रह सकते हैं। इसके साथ ही इसके सरप्राइज अटैक से किसी भी जीवों का बच पाना लगभग नामुमकिन था। वहीं स्पाइनो की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी फंक्शनल आर्म, खतरनाक जबड़ा, वजनीय शरीर और जमीन में इसकी तेज रफ्तार। डिसएडवांटेज। वहीं दोनों की कमजोरियों की ओर ध्यान दें तो इसमें शार्कों की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि ये अपने जबड़े के अलावा किसी और अंग जैसे कि हाथों से हमला नहीं कर सकते थे, और जब ये दुश्मनों पर सरप्राइज अटैक करते थे तो उस दौरान इसकी काफी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। इसलिए ये जमीन में 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं भाग सकते थे, और इसकी कम ऊंचाई भी इसके लिए बड़ा खतरा था। वहीं स्पाइनो की वीकर बाइट फोर्स, संतुलन की कमी और इसकी नॉस्ट्रिल, क्योंकि ये आगे होने की वजह से पानी पीते वक्त ये श्वास नहीं ले पाते थे। वर्डिक्ट। अगर ऐसी स्थिति में दोनों की लड़ाई होती तो पानी के अंदर स्पाइनोसोरस के जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और नदी के किनारे होने पर सुपर क्रॉक इसे सरप्राइज अटैक करके तुरंत 9 टन की बाइट फोर्स लगाकर इसे मार डालता। लेकिन अगर ये मुकाबला जमीन में होता तो सार्कोसुकस की कम हाइट इसके लिए घातक साबित होती, क्योंकि स्पाइनोसोरस उस पर अपने पैरों की मदद से कुचलना चाहता। लेकिन सार्कोसुकस का बल्कि शरीर, मजबूत ऑस्टियोडर्म की लेयर इसे कई हमलों से बचा लेती। यानी स्पाइनोसोरस को सुपर क्रॉक को मार पाना काफी चैलेंजिंग होता, लेकिन जमीन में ये खुद को इस बड़े मगरमच्छ से जरूर बचा पाते। तो आपके अनुसार ओवरऑल किसकी जीत होती, हमें कमेंट में जरूर लिखें। अब तक के पाए गए सभी डायनासोर्स में सबसे अक्लमंद डायनासोर की स्पीसीज नन्हे ट्रूडोन को माना जाता है, जिसके प्लानिंग के सामने बड़े बड़े थेरोपोड्स घुटने टेक दिया करते थे। सभी ट्रूडोन्स अपनी होशियारी का इस्तेमाल करके अपने कामों का बंटवारा करते थे और आपसी तालमेल के साथ बड़े से बड़े डायनासोर को गिराकर अपनी भूख मिटाया करते थे। यानी यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक अच्छी बुद्धि के साथ किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है, और बुद्धि के साथ एजिलिटी और ताकत का कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसे मौत का दूसरा रूप कहना गलत नहीं होगा। पर ऐसी खूबियां वास्तविक जीवन के जीवों में हो पाना संभव नहीं है, पर काल्पनिक जीवों में एक हाइब्रिड डायनासोर की बात करें तो ये सारी खूबियों का मालिक इंडोरैप्टर ही है, जिसे सभी हाइब्रिड डायनासोर में सबसे अक्लमंद और सबसे फुर्तीला जीव माना जाता है। पर क्या ये चालाक शिकारी काल्पनिक दुनिया का ही सबसे बड़ा और शक्तिशाली हाइब्रिड डायनासोर अल्टीमासोरस का सामना कर पाएगा, या फिर किसी तरह ये अल्टीमासोरस को मार पाएगा? इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो स्किप करके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बिल्कुल भी मिस न करें। साल 2018 में आई मूवी जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में हमें पहली बार इंडोरैप्टर को देखने का मौका मिला, जिसे डॉक्टर हेनरी वू ने सभी से छिपाकर इसका निर्माण इंडोमाइनस रेक्स और वेलोसिरैप्टर के डीएनए से मिलाकर किया।
वहीं अल्टीमासोरस को पहली बार जुरासिक वर्ल्ड केओस इफेक्ट के कंसेप्ट में लिया गया, जिसे टायरानोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, वेलोसिरैप्टर, एंकिलोसोरस और स्टेगोसोरस जैसे खतरनाक डीएनए से तैयार किया गया था। अगर हम दोनों डायनो की अपीयरेंस की बात करें तो एक और जहां इंडोरैप्टर दिखने में थोड़ा बहुत इंडोमाइनस रेक्स की तरह, पर कुछ ये रैप्टर्स की तरह भी लगते हैं, पर आकार में ये जीव इंडोमाइनस से थोड़े छोटे हुआ करते थे। लेकिन अल्टीमासोरस दिखने में किसी भयानक मॉन्स्टर से कम नहीं लगता, क्योंकि इसका चेहरा और पूरा शरीर किसी विशालकाय टायरानोसोरस रेक्स की तरह लगता था। वहीं इसके पंजे किसी वेलोसिरैप्टर की तरह होते थे। इसके सिर से निकले सींगों की संरचना किसी 2 गुने आकार के ट्राइसेराटॉप्स की तरह होता था। तो वहीं इसका पूंछ स्टेगोसोरस की पूंछ की तरह कांटेदार हथियार के समान लगते थे, और इसके पीठ पर स्थित ढाल सबसे मजबूत डायनो यानी एंकिलोसोरस के समान हुआ करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद इसके सबसे यूनिक रंगों के कारण इसे सपने का किसी खूंखार दानव से कम नहीं माना जाता। वहीं दोनों जीवों में आकार के मामले में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था। एक और जहां इंडोरैप्टर आकार में 10 फीट से थोड़े ऊंचे, लगभग 24 फीट लंबे और करीब 1 टन भारी हुआ करते थे, वहीं अल्टीमासोरस 50 फीट लंबे और 10.5 टन भारी हुआ करते थे। लेकिन आकार में छोटे होने के बावजूद भी इंडोरैप्टर एक टीरेक्स को भी मारने की क्षमता रखते थे, क्योंकि रैप्टर्स के डीएनए होने के कारण इसमें काफी फुर्ती पाई जाती थी और ये भागते वक्त कई मिनटों तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को मेंटेन कर पाते थे और लगभग 10 फीट ऊंचा उछलकर किसी को भी अपनी नाखूनों से मार सकते थे। वहीं अल्टीमासोरस विशाल आकार और भारी भरकम होने के बावजूद भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता था। और अल्टीमासोरस के टीरेक्स जैसे जबड़े होने के कारण इसमें 12,800 पाउंड यानी लगभग 6 टन से भी अधिक की बाइट फोर्स पाई जाती थी। लेकिन आकार में छोटे इंडोरैप्टर किसी पर लगभग 2 से 4 टन की बाइट फोर्स से उसे काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। अब जैसा कि बाइट फोर्स को कंपेयर किया जाए तो उसमें अल्टीमासोरस का कोई मुकाबला नहीं है, पर क्योंकि इंडोरैप्टर का निर्माण वेलोसिरैप्टर के डीएनए से हुआ था, इसलिए इसके आर्म्स काफी फंक्शनल हुआ करते थे और उस पर लगे नाखून भी काफी लंबे और नुकीले होते थे। लेकिन ये बात भी सच है कि अल्टीमासोरस भी वेलोसिरैप्टर के डीएनए से बना था, इसलिए इसके भी आर्म्स काफी फंक्शनल होते थे, पर हल्के होने की वजह से इंडोरैप्टर अपने भुजाओं का इस्तेमाल काफी बेहतरीन तरीके से कर पाते थे। पर सभी खूबियों के बावजूद किसी जीवों को लड़ाई जीतने के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट होता है कि वो कितने ड्यूरेबल यानी सहनशील होते हैं, और इस फील्ड में अल्टीमासोरस का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जहां इसके पीठ की सुरक्षा के लिए एंकिलोसोरस की तरह ढाल पाई जाती थी, वहीं गर्दन की सुरक्षा के लिए गर्दन के चारों ओर हड्डियों की फ्रिल बनी होती थी, इसलिए इसे इनविंसिबल डायनो भी कहा जाता है। वहीं इंडोरैप्टर भी काफी ड्यूरेबल हुआ करते थे, क्योंकि इसका निर्माण इंडोमाइनस रेक्स के डीएनए से भी हुआ था। और ये बात तो सभी जानते हैं कि इंडोमाइनस रेक्स कितने बुलेट्स के वार सहने के बावजूद भी जिंदा थे, पर लगातार हमला सहने की क्षमता जितना अल्टीमासोरस में मौजूद थी, उतना इंडोरैप्टर ड्यूरेबल नहीं हुआ करता था। लेकिन जिस चीज के लिए इंडोरैप्टर को जाना जाता है वो है इसकी बुद्धि, जिसका सबूत हमें साल 2018 की आई जुरासिक वर्ल्ड की फॉलन किंगडम में देखने को मिलता है। बुद्धि के अलावे भी इंडोरैप्टर की आई साइट काफी अच्छी मानी जाती थी, जो रात के वक्त भी काफी स्पष्ट देख पाते थे, पर इनमें कैमोफ्लेज होने की क्षमता नहीं पाई जाती थी। वहीं अल्टीमासोरस की बुद्धि इंडोरैप्टर के मुकाबले थोड़ी कम हुआ करती थी, पर इसकी विजन भी काफी अच्छी हुआ करती थी और इसे कैमोफ्लेज होने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर इंडोरैप्टर चालाकी से अल्टीमासोरस पर किसी तरह 3-4 बार वार कर भी देता तो अल्टीमासोरस को कोई खास चोट नहीं आती, पर अल्टीमासोरस का एक बाइट भी इंडोरैप्टर को मौत के घाट उतारने के लिए काफी था। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।